बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली। स्टूडेंट्स, आपने डॉपलर इफेक्ट पे बेसिक लेक्चर तो देख लिया कि किस तरीके से चार केसेस जो हैं उनमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की इक्वेशंस बनती हैं। दो केसेस जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करता है, दो केसेस जब सोर्स की मूवमेंट रिलेटिव टू ऑब्जर्वर होती, दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी हैं। तो ये लेक्चर, इसमें मैं डेरिवेशंस की तरफ नहीं जाऊंगा, इसमें हम रिजल्ट्स पर और पॉसिबल एडवांस सिचुएशंस पर बात करेंगे। चार केसेस ये वाले भी डिस्कस करेंगे, इनको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ा सा एडवांस भी जाएंगे ताकि आपको इक्वेशंस की मज़ीद बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिले। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसी केस पे हम बात करते हैं कि जब ऑब्जर्वर की मूवमेंट है, तो ऑब्जर्वर की मूवमेंट जब टुवर्ड्स द सोर्स है तो आपके पास इक्वेशन क्या थी, एफ ए इज इक्वल टू वी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू फ्रीक्वेंसी। अब आपको इन नोटेशंस को गौर से समझना है स्टूडेंट्स। नोटेशंस क्या हैं? एफ ए है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर, दिस ए डजंट मीन अपेरेंट, ये केस ए है, और ये जो एफ ए है ये एज अ होल कौन सी फ्रीक्वेंसी है? अपेरेंट। इसी तरह एफ बी होगी तो वो भी अपेरेंट होगी। अब एफ क्या है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं आसानी के लिए इसको एफ नॉट से थ्रू आउट रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में ओरिजिनल का वर्ड रहे। वी है स्पीड ऑफ साउंड, यू ओ है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। अब पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यूज वाला क्वेश्चन आ सकता है। आपको स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर दी जा सकती है, स्पीड ऑफ साउंड बताई जा सकती है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बताई होगी, एंड यू हैव टू फाइंड द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। कुछ जनरल केसेस की तरफ आते हैं कि जो ऑब्जर्वर है, अच्छा, ऑब्जर्वर की जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स, वो स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल भी हो सकती है, वो स्पीड ऑफ साउंड से ग्रेटर भी हो सकती है, वो स्पीड ऑफ साउंड से स्मॉलर भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक सोर्स है, रेस्ट पर है, एक ऑब्जर्वर जिसकी स्पीड उतनी ही है जितनी स्पीड ऑफ साउंड है, वो सोर्स की तरफ ट्रैवल करता है। तो बताएं अब इस ऑब्जर्वर को क्या जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है अपेरेंट, वो कितनी सुनाई देगी ओरिजिनल के कंपैरिजन में? सो आपने क्या करना है, आपने लिखना है एफ ए इज इक्वल टू, अब v प्लस यू नॉट है तो ये v प्लस वी हो जाएगा क्योंकि ऑब्जर्वर की स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड है, डिवाइडेड बाय v इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब v प्लस वी ये हो जाएगा 2v बाय v इंटू एफ। तो वेरी सिंपल आंसर that the observer will listen double the frequency which was original frequency. So इस केस को जनरलाइज भी कर लें। अगर एक ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ साउंड के जितनी स्पीड से सोर्स की तरफ बढ़ेगा तो उसको पहले से डबल फ्रीक्वेंसी अपेरेंटली सुनाई देगी। मिसाल के तौर पे अगर सोर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो ये ऑब्जर्वर जो इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड से जा रहा है सोर्स की तरफ, इट विल हेयर 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक क्लियर होगी बात? तो ये 2f नॉट इसका आंसर आ गया। अब हम इसी केस को थोड़ा सा एडवांस लेकर जाते हैं। उसी सोर्स की तरफ अब हमारा ऑब्जर्वर इक्वल नहीं, हाफ टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल कर रहा है। हाफ टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड का मतलब ये है कि अब उसे कितनी अपेरेंट सुनाई देगी? एफ ए इज इक्वल टू वी प्लस, अब यहाँ पे यू नॉट की जगह हम लिखेंगे v बाय 2 ओवर v इंटू एफ ओ। ऑल राइट, एफ ए इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा 3 बाय 2v ओवर v इंटू एफ नॉट, एंड इन द एंड आपके पास एफ ए आ जाएगा। आप इसे 3 बाय 2f नॉट भी लिख सकते हैं, आप इसे 1.5f नॉट भी लिख सकते हैं। पहले स्पीड ज़्यादा थी तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा सुनाई दी, स्पीड हाफ हो गई है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी पहले से कम होगी। पहले डबल सुनाई दे रही थी, अब 1.5 टाइम्स सुनाई दे रही। तो इफ़ द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स विद अ स्पीड v बाय 2, then apparent frequency will be equal to 3 by 2 f naught। सेम ये केस v बाय 3 से कर लें। यानी अब हम इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, अदरवाइज इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो एफ ए इज इक्वल टू v प्लस v बाय 3 ओवर v
इंटू एफ नॉट। तो स्टूडेंट्स व्हाट वी गॉट एफ ए, इस कैल्शियम लेके इसको ऐड करेंगे तो 4v/3 ओवर v बनेगा। तो एफ ए कैन बी रिटन एज 4/3FO। ऑलराइट, सो नाउ क्या हमें इसमें कोई पैटर्न नज़र आता है? चले पैटर्न देखते हैं। स्टूडेंट्स जब स्पीड थी v, यानी जब UO इक्वल्स टू v था, तो हमारे पास अपेरेंट का आंसर आया 2f0। ठीक है, जब हमारे पास स्पीड v/2 है तो हमारे पास अपेरेंट का आंसर आया 3/2f0। जब UO हमारे पास v/3 हुआ तो अपेरेंट का आंसर आया 4/3f0। अब देखें, यहाँ से मैं एक शॉर्टकट बना सकता हूँ कि FA इज इक्वल टू, यहाँ पे डिजिट है 2। अब इस 2 को यूज़ करते हुए ये 3 और 2 कैसे बनाए जा सकते हैं? कैन आई राइट 3 2 + 1/2 into FO? Can I make like this that FA is equal to, अब इस 3 को यूज़ करते हुए 3 + 1/3 into F0। इट मीन्स कि अगर एक ऑब्जर्वर टूवर्ड्स द स्पीड ऑफ साउंड या टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड v/n स्पीड से ट्रैवल करेगा तो स्टूडेंट्स ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू n + 1/n into F0। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक जनरल फार्मूला। लेट्स से इफ आई से ऑब्जर्वर इज मूविंग विद द स्पीड v/8 to that of the speed of sound, then what will be the apparent frequency? You will certainly and speedily answer 8 + 1 9/8f0। Alright, so that shortcut can be used when observer move towards the source। इस शॉर्टकट को याद रखने का एक आसान तरीका भी ये है, ये बिल्कुल ओरिजिनल शेप जैसा है। आप v को n सपोज कर लें और u0 को 1 सपोज कर लें, तो n + 1/n, n + 1/n। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर केस b का फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या बनेगा? वो बनेगा n - 1/n। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म तक हमने क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर लिया। स्टूडेंट्स इसके बाद ये बात भी याद रखनी है कि जो FA केस है, इसमें चूंकि टूवर्ड्स मोशन है तो FA का जो आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन FE आएगा, यानी हमेशा ये एक इंक्रीज केस के मीनिंग्स में आएगा। तो केस A जो होगा इट विल बी इन द मीनिंग्स ऑफ एन इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी केस। अच्छा, उसके बाद अब हम परसेंटेज चेंजेस के बारे में भी बात कर सकते हैं। वैसे तो ये MCAT के स्कोप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि इसका शॉर्टकट बहुत ईजी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। परसेंटेज चेंज निकालते कैसे हैं? मिसाल के तौर पे इस केस को सपोज कर लेते हैं कि जब एक ऑब्जर्वर v/2 स्पीड से सोर्स की तरफ बढ़ता है तो आखिर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में कितने % इंक्रीज आता है, कितने % इंक्रीज आता है। तो उसके लिए परसेंटेज फाइंड करने का तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल। अब बात तो सिंपल है कि आप 3/2f0 में से f0 को करेंगे माइनस, ठीक है, और फिर उसको f0 से डिवाइड भी कर देंगे। इन शॉर्ट ये काम करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूँ। कितने % इंक्रीज आएगा फ्रीक्वेंसी में अगर ऑब्जर्वर की स्पीड v/2 है तो आपने यहाँ पे n की जगह 2 यूज़ कर लेना है। कितने % इंक्रीज आएगा जब स्पीड v/3 है तो आपने यहाँ पे 3 यूज़ कर लेना है। v/4 है तो 4 यूज़ कर लेना है। n है तो सिंपल आपने 1/n इंटू 100%। लेट्स से v/2 है तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/2 इंटू 100%, द आंसर कम्स आउट टू बी 50%। तो देयर विल बी अ 50% इंक्रीज इन द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जब ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी होगी v/2 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ तक जनरली क्या हो सकता है
एक बात ये भी याद रखनी है कि v प्लस यू नॉट ओवर v के फैक्टर के बारे में याद रखना है कि दिस फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एक ये बात। फिर एफ ए केस ऑब्जर्वर की टुवर्ड्स द सोर्स मूवमेंट है। क्वेश्चन आएगा ना जब भी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ये बात ध्यान में रखनी है कि कौन मूव कर रहा है और किसकी तरफ मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर की मूवमेंट है तो आंसर ए और बी केस में से आना है। सोर्स की मूवमेंट है तो आंसर सी और डी केस में से आएगा। और मज़े की बात यह है कि एमडी कैट में डॉपलर इफेक्ट से अब तक सवाल जितने भी आए ना स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर पूछा गया ना तो या इसके एप्लीकेशंस में से पूछा गया या फिर इसकी जो इक्वेशंस हैं वो पूछा गया कि अगर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर तो विच वुड बी द राइट ऑप्शन। तो आपने ये चारों केसेस की पहली बात तो इक्वेशंस को अच्छी तरह रट्टा मार लेना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम यही सारा प्रोसेस करेंगे व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। तो स्टूडेंट्स अब बी केस में थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल चुकी है। फॉर्मूला है v माइनस यू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v इंटू एफ नॉट। बाकी सारी नोटेशंस वही हैं, इसमें अब एफ बी जो है वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। चूँकि v माइनस यू ओ बाय वी का जो आंसर है ये हमेशा लेस देन 1 होता है स्टूडेंट्स, तो जो बी केस होगा ये हमेशा डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का केस होगा। द आंसर ऑफ एफ बी वुड ऑलवेज बी लेस देन एफ। वाई? बिकॉज नाउ ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। तो नाउ केस नंबर 1, पहली बात वही याद रखनी है कि पहले तो वैल्यूज़ अगर आ जाएं तो फिर वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल मेथडोलॉजी चाहिए। जनरल फॉर्म पे आ जाएं तो अगर एक ऑब्जर्वर सोर्स से अवे जा रहा है और इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड से जा रहा है। अच्छा, इस केस को मैं सॉल्व करने से पहले आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, आपके पीछे एक शख्स भाग रहा है और वो भाग रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से। आप भी उसे आगे भाग रहे हैं, आगे आगे, और आप भी 20 मीटर पर सेकेंड से ही भाग रहे हैं, तो क्या वो कभी आपको अप्रोच कर पाएगा? नेवर। इट मीन्स कि जब वो आपको अप्रोच ही नहीं कर पाएगा तो आपकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। और याद रखें, जब दो पार्टिकल्स की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे अब डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ बी वी माइनस यू ओ, अब वो भी v है बाय v इंटू एफ नॉट, v माइनस वी ज़ीरो, तो देर विल बी नो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स विद द स्पीड ऑफ साउंड। बात फॉलो कर ली, एफ बी का आंसर 0 आ जाएगा। अब आपके पीछे कोई भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और आप आगे भाग रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब ये है कि जो पीछे भाग रहा है वो आपको अप्रोच कर लेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जर्वर अवे जा रहा है विद द स्पीड v/2 से, तो ऐन मुमकिन है कि साउंड उसको इनकाउंटर कर लेगा और वो फ्रीक्वेंसी सुनेगा। कितनी सुनेगा? तो एफ बी इज इक्वल टू v माइनस v/2 बाय v इंटू एफ नॉट। एफ बी को सॉल्व करें, खुद भी कीजिएगा, आंसर आएगा 1/2 एफ नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 1/2 एफ नॉट when speed is v/2, and now very quickly fb at v/3 will be v minus v/3 over v into f naught। तो स्टूडेंट्स fb का आंसर आ गया 1/2/3 f नॉट। ठीक है, तो अब जनरल रिलेशंस पर आ जाते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जर्वर की स्पीड इक्वल टू v थी तो fb का आंसर 0 आया। जब ऑब्जर्वर की स्पीड v/2 हुई तो एफ बी का आंसर 1/2 एफ नॉट आया। जब ऑब्जर्वर की स्पीड v/3 हो गई तो एफ बी का आंसर कितना आ गया? 2/3 एफ नॉट। सो नाउ वी गॉट अ पैटर्न। इस 2 से ये 1/2 रेशो कैसे बन सकती है? 2 माइनस 1/2 इंटू एफ नॉट। इस 3 से कैसे बन सकती है? 3 माइनस 1/3 इंटू एफ नॉट। तो अब जरा आप खुद जनरल फॉर्म लिखवाएं कि यू कैन फाइंड एफ बी बाय द रिलेशन n माइनस 1 बाय n इंटू एफ नॉट, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो अगर बी केस का कॉन्सेप्ट है पार्टिकल टूवर्ड्स नहीं अवे जा रहा है, तो फिर लास्ट में यहाँ पे ए केस भी लिख देता हूँ। ए केस क्या था? n+1/n इंटू एफ नॉट।
और बी केस क्या है, n-1/n इंटू एफ नॉट। अच्छा, पहले था परसेंटेज इंक्रीज, अब केस बी है तो अब ये परसेंटेज डिक्रीज पे बात आएगी। एक्चुअल फॉर्मूला वही रहेगा बट यू कैन यूज द शॉर्टकट। कितने परसेंट डिक्रीज आएगा फ्रीक्वेंसी में अगर ऑब्जर्वर v/2 से मूव करेगा अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, तो 1/2 इंटू 100%, तो नाउ देयर वुड बी 50% डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। ए केस था तो आंसर इंक्रीज, बी केस है तो आंसर डिक्रीज। फिर यहीं से आपको एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर एक ऑब्जर्वर की स्पीड अवे फ्रॉम द सोर्स v/2 है तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन को आप इसमें चेंज कर सकते हैं। FB/FO वुड बी रिटन एज n-1/n। तो n क्या है, 2 - 1/2, तो आंसर वुड बी 1/2 या आंसर वुड बी 1:2। सो सवाल के अंदर डीपली सिर्फ गौर करना है आपने। यहाँ से अपेरेंट और ओरिजिनल पूछा जाए तो उसमें ये भी बताया जाएगा कि अब सोर्स ऑब्जर्वर जो है ये टूवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है। सो ये दो केसेस जिसमें ए और बी किसकी मूवमेंट है, ऑब्जर्वर की मूवमेंट है। याद रखें, ऑब्जर्वर कैन ऑल्सो हैव स्पीड मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ऑब्जर्वर टूवर्ड्स द सोर्स भी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल कर सकता है और डॉपलर इफेक्ट एग्जिस्ट करेगा। ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द स्पीड ऑफ साउंड भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अब अवे मूव करेगा तो उसको कोई फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देगी, लिहाजा हम कहेंगे कि इस केस में डॉपलर इफेक्ट वैलिड नहीं है। अच्छा, अगर ऑब्जर्वर डबल द स्पीड ऑफ साउंड से मूव करता है टूवर्ड्स द सोर्स, तो देखें केस मैंने क्या बताया, सोर्स है, ऑब्जर्वर की स्पीड 2 टाइम्स ऑफ v है। अब उसे कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, FA इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n+1/n। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि 2 का फैक्टर आया तो आप यहाँ पे इसको सिंपल 2v + v/v कर लें इंटू एफ नॉट, तो ये 3 टाइम्स ऑफ एफ नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड v हो जहाँ पर, वहाँ पे आप ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेटर देन v अगर पुट किया जाए तो आप उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स केस सी और केस डी पर। स्टूडेंट्स, अब आता है हमारे पास केस सी जिसमें एक सोर्स टूवर्ड्स मूव करता है ऑब्जर्वर। यहाँ पर एक कंपल्शन याद रखनी है कि जो सोर्स की स्पीड है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड नहीं होनी चाहिए, यानी गाड़ी की रफ्तार उसकी हॉर्न की रफ्तार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें केस सी में बुक से आपने इसकी वेवलेंथ λc की इक्वेशन को याद रखना है कि केस सी में वेवलेंथ डिक्रीज करती है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। जो पहला एनिमेटेड वीडियो था उसमें मैंने बाकायदा ये सॉल्व भी करके दिखाया कि λc आखिर ऐसा निकलता कैसे है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स FC की इक्वेशन v/v - US है। अब C और D केस में ये जो डिफरेंस या सम वाले फैक्टर्स हैं ये डिनोमिनेटर में है, जबकि A और B में ये न्यूमरेटर में थे। ये सारा फैक्टर याद रखना ग्रेटर देन 1 होगा, लिहाजा FC का जो आंसर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगा। अब उसी तरह इमेजिन करते हैं, अब हमने मूव करवाना सोर्स को, तो लेट्स से सोर्स अगर इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड से, यानी जिस रफ्तार से सोर्स में से वेव्स निकल रही हैं वही रफ्तार सोर्स की खुद भी है, यानी गाड़ी ने हॉर्न बजाया, हॉर्न की रफ्तार अगर 100 मीटर पर सेकंड है और गाड़ी की भी 100 मीटर पर सेकंड है, तो ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगा, कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो पूरा केस लिखेंगे v - US। अब जहाँ US है उसकी जगह उसकी वैल्यू v पुट करेंगे, v - v क्या हो जाएगा 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, द आंसर वुड रिजल्ट्स इनटू इन्फिनिटी, यानी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हैं। अब फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाएगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी 0, क्योंकि वेवलेंथ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होती। सो मैंने क्या कहा था कि स्पीड ऑफ सोर्स शुड नॉट बी, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन लिखा है, आप इक्वल टू की भी कंपल्शन जो है वो अपने माइंड में बिठा लें। अच्छा, ग्रेटर और इक्वल नहीं होनी चाहिए लेकिन कम तो हो सकती। तो फर्ज करें अब सोर्स v/2 से टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है,
ये इक्वेशन यूज़ करके यूएस की जगह v/2 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास FC इज इक्वल टू 2f0 आंसर आ जाएगा। यानी जब सोर्स की स्पीड v/2 होगी, ऑब्जर्वर को जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो डबल देन द ओरिजिनल होगी। अच्छा, इस डबल को 2/1 इंटू f0 भी तो लिख सकते हैं ना, कि फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो बस जहन में रखना है। थर्डली, यही स्पीड v/3 कर दें तो यूएस की जगह आप v/3 पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3/2 f0। अब आंसर्स तो यहाँ पे आ गए। अब इसके कोई जनरल फॉर्म पे जाते हैं। जब हमारे पास स्पीड v के इक्वल है तो फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है, इसको तो हम थोड़ा इग्नोरेबल फैक्टर कर देते हैं कि इक्वल पे हमारा आंसर कोई इतना न्यूमेरिकल आ नहीं रहा। जब स्पीड v/2 है तो आंसर आया 2/1 f0। स्टूडेंट्स, हम इस रेशो को लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 2/1 बन जाएगा। v/3 का 3 पिक करें तो ये रेशो बनती 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, क्या बन गया 3/2। इसका मतलब है कि अगर v/n स्पीड होगा तो रेशो बनेगी n/n-1 इंटू f0। तो जैसे a और b केस के शॉर्टकट्स बने, ये केस c का शॉर्टकट बन जाएगा n/n-1। इन स्लाइड्स के बाद मैं आपको इनको याद रखने का एक बड़ा आसान सा मेथड भी बताऊंगा, वो जहन में रख लेना। फिर अब इस केस में स्टूडेंट्स परसेंटेज इंक्रीज, चूँकि सी केस में होना ही इंक्रीज है इसलिए मैंने परसेंटेज इंक्रीज ही लिखा। अब मिसाल के तौर पे अगर सोर्स की स्पीड v/5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड है तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसमें कितने परसेंट इंक्रीज आएगा। अब इसमें सिंपल 1/n यूज़ नहीं करना, यहाँ से इशारा समझना है कि नीचे n-1 आ रहा है तो 1/n-1 इंटू 100% और साथ आंसर क्या लिख देना है, इंक्रीज का। अब यूज़ कैसे करना है, n की वैल्यू 5 है तो 1/5-1 इंटू 100%, तो स्टूडेंट्स 1/4 इंटू 100 25% इंक्रीज, ये इसका आंसर आएगा। तो केस सी में वेवलेंथ डिक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। दिस फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर सोर्स की स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड हो जाए, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट, वेवलेंथ 0। हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड हो अगर स्पीड ऑफ सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी डबल सुनाई देगी, फिर 3/2। ठीक है, इसके बाद फिर अगर लेट से v/4 है आपके पास तो 4/4-1 आपके पास 4/3 f0 आ जाएगा। और यहीं से आप रेशियोज भी बना सकते हैं। ठीक है, रेशियो की इक्वेशन यहाँ पे लिख लें, FC/f0 इज इक्वल टू n/n-1। ठीक है, सेम यही सारा प्रोसीजर अब हम केस डी में पढ़ेंगे, व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह जो केस डी है जिसमें सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करता है, ये कंडीशन सेम रहेगी। केस डी में जो लैम्डा डी है वो लैम्डा प्लस डेल लैम्डा, जो ओरिजिनल वीडियो है इसका उसमें मैंने बताया, यानी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, इट मीन्स जो पेरेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये v/v प्लस यूएस ये लेस देन 1 है, तो एफ डी विल बी ऑलवेज लेस देन f0। अगेन उसी पैटर्न में वेलोसिटीज को अगर हम डिस्क्राइब करें, अब मैं थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ, ट्राई आप खुद कर लेना। v/v प्लस v 1/2 f0, v/2 से 2/3 f0 और v/3 से 3/4 f0 आ रहा है। जनरल फॉर्म में इनके सामने ये रिजल्ट्स लिखें तो जब हमारे पास यूएस है, ये इससे ज़्यादा आसानी समझ आ जाएगा। v/2 में 2 की मदद से ये फैक्टर क्रिएट करना है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ डी इज इक्वल टू 2/2 प्लस 1 इंटू f0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ डी इज इक्वल टू 3/3 प्लस 1 इंटू f0। तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि एफ डी इज इक्वल टू n/n प्लस 1 इंटू f0। अब आपको एफ सी वाला केस याद आएगा, वो था n/n-1 इंटू f0, ये है n/n प्लस 1 इंटू f0। यहाँ तक सारा सिचुएशन, सारी सीक्वेंस वही है। अब यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज नहीं आएगा क्योंकि केस डी है, केस डी में सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करता है, तो परसेंटेज डिक्रीज में न्यूमरेटर को देख लेना, डिनोमिनेटर देख लेना आपने n+1। पहले n-1 यूज़ किया था, अब आपने ये n+1 यूज़ करना है, तो परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी केस डी में निकालना हो तो स्टूडेंट्स 1/n+1 इंटू 100% डिक्रीज आ जाएगा, साथ वर्ड डिक्रीज आएगा। तो जब 1/n-1 इंटू 100% है तो ये सी केस का इंक्रीज है,
और डी केस में 1/n+1 इंटू 100% ये डिक्रीज के साथ आएगा। तो ये 4 केसेस, अब इसको मैं ज़रा जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ आपके सामने। तो स्टूडेंट्स देखें, अब ये जनरल फार्मूलाज बन तो गए, बट चूँकि हमने पहले नहीं पढ़े होते एफएससी में, इसलिए इनको याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका बड़ा आसान सा मेथड बताता हूँ आपको। देखें, ए और बी केस में v प्लस यू ओ डिवाइडेड बाई v माइनस यू ओ डिवाइडेड बाई v है। अब इसकी जनरल फॉर्म पे फटाफट जाने के लिए आप क्या करें कि v को n सपोज करना है और आपने u नॉट को 1 सपोज करना है। अब उनकी बेसिक शक्लें तो आपको याद है ना, इस पे तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एफएससी में भी याद की थी, अब भी याद ही होंगी ऑफ कोर्स। तो देखें, v प्लस यू ओ डिवाइडेड बाई v को अब मैं इन एक सिंपल सी सपोजिशन के साथ n+1/n लिख सकता हूँ, n-1/n लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर v इज इक्वल टू n और us को आप 1 सपोज कर लें, तो जो इसकी शेप होती है v/v माइनस us है ना, आप इसे n/n-1 कर दें। ये v/v प्लस us है, इसे n/n+1 कर दें। तो ये सिर्फ गुर की बात है कि अगर आप जनरल फॉर्म तक बड़ी स्पीडली पहुंचना चाहते हैं तो यूज़ दिस रिलेशन। अब ये रिलेशन आपको मोस्टली सबसे ज़्यादा काम आएगा जब कभी रेशोज़ के क्वेश्चन आते हैं और मिनिमम टाइम में सॉल्व करने हो। अब मिसाल के तौर पे क्वेश्चन सुने, अ सोर्स इज़ मूविंग टूवर्ड्स। जब आपने टूवर्ड्स का वर्ड पढ़ना है और सोर्स का टूवर्ड्स पढ़ना है तो आपने केस सी सिलेक्ट कर लेना। सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर विद अ स्पीड v/5 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। अब आपने 5 का वर्ड सुन लिया तो n की वैल्यू 5 आ रही। फाइंड द रेशियो ऑफ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फॉर्मूला 5/5 - 1, तो 5/4 विल बी द राइट आंसर। तो मेरा काम है आपको बेस्ट प्रोवाइड करना और आपका काम है बेस्ट प्रैक्टिस करना। ये तो हमने चीज़ें देखी जो इन 4 केसेस पर मुश्तमिल हैं। थोड़े से फैक्टर्स मैं आपको इसमें से और बताता हूँ ताकि हम ज़रा अच्छी तरह डॉपलर इफेक्ट से इक्विप्ड हो जाएं। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर एक केस आ जाता है कि पहले तो हमने 4 केसेस पढ़े जिनमें कोई एक फैक्टर था मूवमेंट का, या सोर्स मूव कर रहा था या ऑब्जर्वर मूव कर रहा था। अब अगर आपको एक केस मिले कि सोर्स और ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, या सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर ऐसी सिचुएशन में आपको स्टूडेंट्स कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये मैंने इसका फार्मूला लिखा हुआ है। इसको आप के सी का नाम दे सकते हैं क्योंकि ये 5th केस है। के सी इज इक्वल टू v प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। अब सवाल पैदा होता है कि इस फार्मूला की हमें इतनी प्रैक्टिस तो है नहीं, पेपर में आके अगर हमें एट द स्पॉट याद ना आया तो हम क्या करेंगे। बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ, आप इन दोनों मूवमेंट्स को अलग अलग सपोज कर लें। आप देखें कि जब सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जाता है तो वो केस सी होता है, केस सी होता है v/v माइनस us। जब ऑब्जर्वर टुवर्ड्स सोर्स जाता है तो वो केस ए होता है v प्लस यू ओ डिवाइडेड बाई v। आपने बड़ा आसान सा काम करना है, अपने माइंड में ये दोनों फार्मूलाज ला के ई केस में ऊपर वाली टर्म ऊपर लिख देनी, सी केस से नीचे वाली टर्म उठा के नीचे लिख देनी। देखें फॉर्मूला बन गया। अब अगर ये भूल भी जाता है आपको तो आपको ये तो पता ना कि ये ए और सी केस से जनरेट होना है, तो ए से v प्लस यू नॉट और सी से v माइनस यू एस उठाकर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास के सी बन जाएगा और इसमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा ग्रेटर होगी। इट मीन्स बाय यूजिंग ए एंड सी केस आप जो टुवर्ड्स मोशन वाला फार्मूला है वो क्रिएट कर सकते हैं। और मेरे इस आइडिया से आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि अवे फ्रॉम ईच अदर का केस क्या होगा। अगर ये दोनों अवे मूव करते हैं तो ये फार्मूला लिखा हुआ। अब ये फार्मूला कैसे बनेगा, अवे मूवमेंट डी और बी केस है तो बी केस की अपर टर्म उठा के ऊपर लिख दें, डी केस की लोअर टर्म उठा के नीचे लिखते हैं। ये फार्मूला बन गया अवे मूवमेंट का। और इसमें इसको एफ केस कह लें, 6th केस है तो एफ विल बी लेस देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला याद करने की टेक्निक भी बता दी है मैंने, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का केस भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एक स्पेशल केस जो बड़ा आसान है समझने में कि फॉर एग्जांपल एक सोर्स ऑफ साउंड मौजूद है, एक ऑब्जर्वर उस सोर्स की तरफ बढ़ा और फिर उसने उसको क्रॉस करके वो आगे चला गया। तो बताएं जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा था ये बिफोर अप्रोचिंग द सोर्स है और जब वो उससे दूर जा रहा है तो ये आफ्टर पासिंग द सोर्स है। सो ये है बिफोर पासिंग
और ये है आफ्टर पासिंग। तो क्वेश्चन आ जाए अगर वो मूव करता है टुवर्ड्स द सोर्स विद द स्पीड u0 और देन वो उसको पास करता है विद द स्पीड u0, तो देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बिफोर एंड आफ्टर। बहुत आसान है। बिफोर उसका मोशन क्या है, टुवर्ड्स द सोर्स, तो केस ए है। आफ्टर उसका मोशन अवे है तो केस बी है। बी को आपने बिफोर टू आफ्टर की रेशो निकालनी है अगर, तो बिफोर और आफ्टर की रेशो निकालनी है तो ए को बी पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। सिंपली इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास ये रेशो निकल आएगी। सो द रेशो ऑफ पासिंग अ सोर्स बाय द ऑब्जर्वर, यानी पास कौन कर रहा है, ऑब्जर्वर इज पासिंग सोर्स। ठीक है, तो रेशो होगी v प्लस u0 डिवाइडेड बाय v माइनस u0। सिमिलरली ऑब्जर्वर अपनी जगह रेस्ट पर है और एक गाड़ी उसे क्रॉस करती है। डेली लाइफ में जैसे होता है, आप सड़क के किनारे पे खड़े हैं और आपको एक गाड़ी पास करती है, तो पहला बिफोर मोशन वो आपकी तरफ बढ़ रही है, आफ्टर मोशन वो आपसे अवे जा रही है। तो बिफोर और आफ्टर की रेशो फाइंड करने के लिए सिंपल, जब वो आपकी तरफ बढ़ रही है तो केस सी है, जब वो आपसे अवे जा रही है तो केस डी है। यहाँ पे सी केस को डी पे डिवाइड कर दें। अब गौर से देखें, एफ सी और वी माइनस यू एस इन्वर्सली रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी इन्वर्सली रिलेटेड होने चाहिए। एफ डी और वी प्लस यू एस इन्वर्सली रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी इन्वर्सली रिलेटेड होने चाहिए। तो ये एक और स्पेशल केस है कि बिफोर पासिंग एंड आफ्टर पासिंग। तो अब इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, सारी बातों को, सारी चीज़ों को एक ही स्लाइड में, और फिर इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो एप्लीकेशंस का होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब जनरलाइज करते हैं पूरे डॉपलर इफ़ेक्ट को। मैंने आपको टोटल 8 केसेस पढ़ाए, याद रखना इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये 4 केसेस ही हैं, ठीक है। बट मैंने थोड़ा सा दिमाग का डब्बा खोलने की कोशिश की है। जैसे फर्स्ट 4 केसेस हो गए, फिर ई और एफ केस क्या थे कि बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स और मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। जी और एच केस का नाम ले लेते हैं कि पहले ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ बढ़ा, फिर उसको पास किया, तो बिफोर आफ्टर की रेशो फाइंड करनी है। फिर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ा और उसको पास किया, तो बिफोर आफ्टर की रेशो फाइंड करनी। अब स्टूडेंट्स इन्हीं फार्मूलाज को देखते हुए मैंने साथ जनरल फार्मूलाज भी लिख दिए। इन केस कि अगर आप इनको अच्छी तरह मेमोराइज कर लेते हैं या बनाने की आइडियोलॉजी पे आ रहे थे, जैसे मैंने कहा था कि आप v को इक्वल्स टू n सपोज कर लें और us या u0 की जगह पे 1 प्लेस कर दें। तो आप इन फार्मूलाज को इस टेक्निक पे जब लिखना शुरू करेंगे, तो मैं अब बोल के नहीं बताऊंगा, आप कोशिश करेंगे ये फार्मूलाज लिखें, फिर इनको देखते हुए इन सब को जनरलाइज लिख के वेरीफाई कर लें। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो परसेंटेज के क्वेश्चंस थे, उसमें मैंने आपको ये 2 चीज़ें जनरलाइज कर दी हैं कि इंक्रीज केस ए और सी है, ये उसके फार्मूलाज हैं। डिक्रीज केसेस बी और डी हैं, ये उनके फार्मूलाज हैं। कौन सा केस ऐसा है जब डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होता, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नंबर 1, अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन ना हो, मिसाल के तौर पे कि जो ऑब्जर्वर है और जो सोर्स है दोनों रेस्ट पर है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, सोर्स और ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हों, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर मोशन हो, परपेंडिकुलर मोशन यानी ये सोर्स मूव कर रहा है और ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, कोई डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर एक ऑब्जर्वर सोर्स के गिर्द, फॉर एग्जांपल ये सोर्स है ना, तो इसके गिर्द अगर एक कांस्टेंट सर्कल, कांस्टेंट रेडियस के सर्कल में मूव करेगा, तो देखें उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे क्या है, 0 है, यानी देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो याद रखें कि डॉपलर इफेक्ट के लिए ज़रूरी है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान या फासला कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो। सर्कल में मूव करने से फासला कम ज़्यादा नहीं होगा। फिर सोर्स की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह जो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है स्टूडेंट्स, वो स्पीड ऑफ साउंड से ग्रेटर और इक्वल नहीं होनी चाहिए अगर आप कोई फ्रीक्वेंसी सुनना चाहते हैं। और लास्ट पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट्स कि जो ए और बी केस हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी का चेंज जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड की चेंज से एफिलिएटेड है, यानी जो मोशन ऑफ ऑब्जर्वर है उसके कम या ज़्यादा होने से
उसको कितनी वेव्स पर सेकंड सुनाई दे रही हैं। याद रखना है कि जब ए और बी केस है तो उसमें एक्चुअल वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं होती, जबकि सी और डी केस जिसमें सोर्स खुद मूव करता है, तो सोर्स की मूवमेंट की वजह से स्टूडेंट्स आपने दो इक्वेशंस पढ़ी थी ना, लैम्डा सी और लैम्डा डी की, कि लैम्डा सी में वेवलेंथ डिक्रीज करती है और वेवलेंथ इंक्रीज करती है। तो ये वो दो केसेस है जिनमें एक्चुअल में वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक है इसका एक न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव डॉपलर इफेक्ट का। इसके साथ आप इसकी एप्लीकेशंस को देखें, उनको अंडरस्टैंड करें और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स असाइनमेंट हैं उनको प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।